हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो एग्जांपल 3.1 एंड 3.2। ये बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड का है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो आपको यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया नहीं हो तो मेरा जो पिछला वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं, उसमें देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, कुछ जो फॉर्मूला यूज़ होंगे, एक है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ, जहाँ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। सेकेंड जो फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट है, करेंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NE स्क्वायर बाई एम टाउ ई। ठीक है। सो VD आप या तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या दूसरा जो फॉर्मूला है VD निकालने का वो है J इज इक्वल टू, इसी में सब्स्टिट्यूट करके आएगा NEVD। सो इसका भी यूज कर सकते हो। सो इस प्रॉब्लम में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अब J क्या हो गया? करंट डेंसिटी। आपको ये प्रॉब्लम जब पहली बार में समझ नहीं आएगा कैसे अप्रोच करें, तो फिगर पहले बना दो। फिगर बोल रहा है कॉपर वायर है, ठीक है। सो ये कॉपर वायर है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I हो रहा है 1.5 एम्पियर का। इसका जो एरिया दिया गया है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। सो J तो आराम से निकल जाएगा, तो J इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7 इज इक्वल टू NEVD। अब N कैसे निकालोगे? N पहले होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। मीन्स कि 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो देखो, ये दिया गया है कि एक कॉपर एटॉम लगभग 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटॉम्स निकालने होंगे और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 1 मीटर क्यूब क्या हो गया? तो इसके लिए आप 1 मीटर साइड का एक क्यूब लोगे। इस क्यूब में कितने कॉपर के एटॉम आ सकते वो निकालना होगा। अब वो कैसे निकलेगा भाई? तो देखो, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया गया है ये, और एटॉमिक मास दिया गया है 63.5 U। इसका मतलब हो गया 63.5 ग्राम में आता है 1 मोल कॉपर, ठीक है। और 1 ग्राम में होगा 1/63.5 मोल। और ये 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, में कितने मोल होंगे? 1/63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 मोल होंगे। अब 1 मोल एटॉम में कितने नंबर ऑफ एटॉम होते हैं? उसके लिए आप उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 इंटू 10⁻23 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 63.5। और उसको जब आप देखोगे, सॉल्व करोगे, तो यही आएगा 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर -3, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हुए हैं। और VD निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर दोगे, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, I बाई A। सो ये I है, ये आपको A है, और ये आपको N है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो आ गया 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। कितना कम है, ठीक है। 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो, बी पार्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो क्या बोल रहा है
ओके, ये बोल रहा है बी में बेसिकली दो पार्ट है। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम। ठीक है, कॉपर एटॉम का जो थर्मल स्पीड होगा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज दिस ड्रिफ्ट मोशन। तो पहले प्रॉब्लम समझो, आपको ड्रिफ्ट स्पीड किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जबकि कोई भी एटॉम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस थर्मल स्पीड अपने थर्मल मोशन अपने टेम्परेचर के कारण एक स्पीड गेन करता है, एक वाइब्रेशन गेन करता है, उसको बोलते हैं थर्मल स्पीड। अब इन दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है, कितना वैल्यू आता है। तो थर्मल स्पीड कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको फॉर्मूला भी दिया गया है। एट अ टेम्परेचर टी द थर्मल स्पीड ऑफ ए कॉपर एटॉम ऑफ मास m इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/2 mv²। इनफैक्ट ये एवरेज है, ठीक है। आप एक एटॉम का जो स्पीड होगा वो होगा 1/2 mv²। यदि उसका v स्पीड है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 mv²। और ऐसे सारे एटॉम्स का आप एवरेज लोगे ना तो वो आपको थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम का एज ए होल निकल जाएगा, बिकॉज एवरेज लिए किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, किसी का स्पीड कम होगा, बट एवरेज स्पीड होगा उसका 3/2 kBt। ठीक है, तो ये होता है टोटल आपको उसका एनर्जी। अब ये 1/2 mv² को जो 3 kBt के इक्वल कर दोगे तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बिकॉज आपको थर्मल स्पीड निकालना। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3 kBt/m। आपको इस ऑर्डर का है kBt/m। सो इसको भी आप सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T उसका टेम्परेचर है और m क्या है? मास है। सो आपको मालूम है कि 6.023 × 1023 एटॉम्स का मास है 63.5 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में यदि चेंज करोगे तो इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सो एक एटॉम का मास हो जाएगा 63.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23। क्लियर है? तो m का वैल्यू ये निकल जाएगा। kb का वैल्यू होता है आपको 1.38 × 10⁻23 और t हो गया 300 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर आप 27 डिग्री या 300 केल्विन मानोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, क्या है, इसको इसी को सॉल्व कर दो। तो बुक में चूंकि आपको बोल दिया कि आप इसी ऑर्डर का करके निकालो वैल्यू और देखो क्या आता है। सो 1.38 × 10⁻23 × 300 × 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 × 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली फॉर कॉपर एट 300 केल्विन दिस इज अबाउट, जो ये वैल्यू लिखा है और ये फिगर बताता है कि रैंडम वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम इन अ कंडक्टर क्या होता है? 2 × 10⁻² या फिर 200 मीटर पर सेकेंड है। और जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है। सो ये देखो ये इससे कितना गुना है? लगभग 10⁵ गुना ज़्यादा है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर, ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टाइम्स द टिपिकल थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वैसे ही आप एक इसका जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इसका सेकंड पार्ट आप देखो क्या पूछ रहा है। सो ये कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज दिस ड्रिफ्ट मोशन। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो प्रोपोगेशन स्पीड होगा वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवलिंग अलोंग कंडक्टर है जो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट हो गया उसका स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को यदि इससे कंपेयर करोगे इससे तो कितना हो जाएगा? 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻³ डेट इज 10⁻11 टाइम्स ये ज़्यादा है। सो ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻11। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम आप समझ गए होगे। अब इसका 3.2 देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू
millimeter per second for currents in the range of few ampere. How can this current is established almost the instant a circuit is closed? देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे होता है. सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर यहाँ तक पहुँचेगा. नहीं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो वो थ्रू आउट सर्किट इंस्टेंटली हो जाता है और इस कारण से हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करता है. यहाँ का भी जैसे कोई एक ले लो, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ का भी ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ का भी ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ का भी, हर जगह का ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है. तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट. लोकल इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट. Establishment of a current does not have to wait for electrons from one end of the conductor to traveling to the other end. However, it takes a little time while the current to reach its steady value. Like suppose करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. सो ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव करते करते यहाँ पर पहुँचेगा तभी आपको करंट एस्टैब्लिश होगा. नहीं, इलेक्ट्रॉन हर जगह का एक स्टिमुलेट होगा, हर जगह का इधर मूवमेंट करने लगेगा. तो कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इधर तरफ वो कांस्टेंट हो जाएगा और इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक कांस्टेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा. बी देखते हैं. द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. डेफिनेट बात है कि वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किस कारण से करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन. देन वाई डू इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ स्टीडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड. भाई जब कोई फोर्स लग रहा है तो उसको तो एक्सेलरेट करना चाहिए, तेज भागना चाहिए, लेकिन क्यों वो फिर एक एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ले लेता है. तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. वो कोलिजन होता है, रैंडम मोशन होता है और इस कारण से उसका जो है ना स्पीड एक एवरेज होता है. लाइक इधर गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोलिजन हो गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया. सो ऐसे करके वो इधर उधर टक्कर मारते मारते धीरे धीरे फिर वो ड्रिफ्ट करता है. सो यही चीज़ें लिखी गई होगी. ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट और ड्रिफ्ट स्पीड उसका बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो एक पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल से कोलाइड कर जाता है और फिर ड्रिफ्ट स्पीड घट जाता है, फिर अगेन एक्सेलरेट करता है. इस हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं. तो बी भी समझ गए. इफ़ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज सो स्मॉल, चार्ज भी कम है, ड्रिफ्ट स्पीड भी कम है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसे कंडक्टर में फ्लो करता है. भाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है. एन का वैल्यू हम लोग ने देखा था ना 10⁻28 के रेंज में था. तो नंबर ऑफ उससे ज़्यादा होने के कारण आपको सिंपल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस. सोचो कितना बड़ा है ये. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फिर डी है. व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. नहीं, वो तो भाई टक्कर मारा, इधर ये गया, इधर ये गया, तो सेम डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे करके एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगता है. ठीक है. सो आप यही चीज़ बोल सकते हो. बाई नो मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर अ लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वही है कि जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली ये जा इसी तरफ रहा है. अब उसके बाद है आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग देख चुके हैं. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ है स्ट्रेट लाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ है जनरली कर्व्ड. क्यों? क्योंकि देखो यदि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर आयन से टक्कर हुआ इलेक्ट्रॉन का और इधर तरफ आ गया, तो ऐसे आएगा तब तक जब तक कि फिर से दूसरा आयन से टक्कर नहीं होगा. लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन गया एक आयन से टक्कर किया, यहाँ पर निकला, जैसे निकलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे करके फिर मूव करने लगेगा. फिर यहाँ पर दूसरा टक्कर हुआ, फिर ये मान लो इधर गया, फिर ये यहाँ से ऐसे करके मूव करेगा, बिकॉज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसका पाथ क्या होगा, कर्व हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में समझ गए होगा प्रॉब्लम. आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा
कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। Thank you.